मेरा उपन्यास सिद्धपुर है, सिद्धपुर की भक्तन है। उसमें उसकी जो मुख्य नायिका भगत मामी है, उसके साथ बेहद बुरा व्यवहार होता है। उसका पति नपुंसक है और बहुत कम उम्र में उसकी सास के द्वारा एक ठाकुर से उसका बलात्कार करवा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो उसका पति नपुंसक है और उसे पोता चाहिए। अब वो स्त्री पूरी उम्र पति से और सास से नफरत करती रही, लेकिन न उसने घर छोड़ा, न उसने पति को छोड़ा, न पति के प्रति अपनी जिम्मेदारियां छोड़ी। अपने पैसा अपने पास रखा और अपनी बहू को और अपनी पोतियों को जीने का अधिकार दिलाया, आगे बढ़ने का अधिकार दिलाया, स्वतंत्रता क्या होती है ये सिखाया। तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। कुछ लोगों को हो सकता है उनको और बुरी स्थितियां मिली, इसलिए वो घर में नहीं रह पाती है। हमें स्थितियां भी देखनी होगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि फेमिनिज्म या कोई भी विमर्श 100% ईमानदारी से चलता है या सही रास्ते पे चलता है। हर विमर्श में, हर कार्य में जिसे कहते हैं ना, स्वार्थपरक लोग भी आ जाते हैं, अवसर परक लोग भी आ जाते हैं, गलत फायदा उठाने वाले लोग भी आ जाते हैं। हो सकता है और हो रहा है फेमिनिज्म में भी आ रहे हों, लेकिन उसके आधार पे हम पूरी तरह से फेमिनिज्म को निरस्त कर दें, ये गलत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं हिंदी की राजकीय महाविद्यालय मालपुरा में, और अब ये सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। इसके अलावा ये उपन्यास लिखती हैं, कहानियाँ लिखती हैं, आलोचनाएं करती हैं, संपादन करती हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादन मंडल में ये अपना सक्रिय योगदान देते हैं। इनके 2 उपन्यास आ चुके हैं, एक सिद्धपुर की भक्तनें, दूसरा स्वर्ग का अंतिम उतार। 2 कथा संग्रह आ चुके हैं, एक हंसी की उम्र, दूसरा रानियां रोती नहीं। आलोचना ग्रंथ इनके 2 हैं, आ चुके हैं। एक तो मोहन राकेश के साहित्य में पात्रों के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया है वो, और दूसरा है राजस्थान की लोक पत्रिका पर इन्होंने शोध किया है, उनके कथ और कलेवर। संपादन इन्होंने किया है फेसबुक पर स्त्री सरोकारों की कविताओं के संकलन को लेकर शोध करके। उसका शीर्षक है स्त्री होकर सवाल करना। इनकी कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा एकांकी, बालकथा, आलोचना और पुस्तक समीक्षाएं भी प्रकाशित हुई। ये साहित्यिक पत्रिका समय, माजरा एवं अक्सर के संपादन मंडल से संबद्ध हैं और आजकल ये स्वतंत्र लेखन करते हैं। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे व्यक्तित्व को से बात करने का और उनसे उनके बारे में जानने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नमस्कार, मैं भी आभारी हूँ, आपने मुझे बुलाया, बात करने का अवसर दिया। आपका आभार। सभी को नमस्ते। अब थोड़ा सा अब हम लोग बातचीत करते हैं। पहली बात तो ये है कि आप बेसिकली कहाँ की रहने वाली हैं? देखिए, बेसिकली अगर बात करें तो मैं राजस्थानी ही हूँ। मेरे पिताजी माइग्रेट करके और इंदौर चले गए थे, लेकिन वैसे मेरा जन्म और एमए तक की शिक्षा दीक्षा इंदौर में ही हुई है, पालन पोषण इंदौर में ही हुआ है। और मैं बहुत ही सामान्य परिवार की लड़की हूँ। और जब मैं बहुत छोटी 3 साल की थी, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद मैं बड़े संघर्षों में हम लोगों ने पढ़ाई वगैरह की। एमए तक की शिक्षा दीक्षा मेरी इंदौर हुई। उसके बाद में एमए तुरंत बाद मेरी शादी हो गई। और जब मेरा बेटा 3 साल का था, बड़ा बेटा, तब मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमफिल किया और उसके तुरंत बाद में मेरा जॉब लग गया लेक्चरर के तौर पे। और
उसके बाद में जब मेरा दूसरा भी बेटा, मेरी जॉब लग गया, फिर जब मेरा दूसरा बेटा हुआ उसके बाद में मैंने अपनी पीएचडी की और अपने परिवार में, अपनी नौकरी में, अपनी पीएचडी में, इसी में मैं व्यस्त रही। मैं साहित्य से बिल्कुल नहीं जुड़ी थी सिवाय ढेरों पढ़ने के। मैं पढ़ती थी, नौकरी करती थी और अपने बच्चे संभालती थी, पीएचडी कर रही थी, अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स कर रही थी। और उसके पश्चात 2000 में मैंने पहली कहानी लिखी और प्रसिद्ध भी हो गई, उसकी तारीफ भी काफी बड़ी प्रकाशित हुई, उसका अनुवाद भी छप गया। लेकिन उसके बाद भी मैं साहित्य में सक्रिय सक्रिय में हुई हूँ 2008 के बाद में, और पूरी तरह से 2019 के बाद में। हाँ, तो आप बता रही थी कि फिर 2008 से आपने निरंतर लिखना शुरू किया और अब तक आप लगातार लिख रही हैं। जी हाँ। तो कहानियां पहले छप गई आपकी, उस तरह से कहानियों पर आपने काम ज्यादा किया कि उपन्यास भी शुरू कर दिया साथ साथ? नहीं, मैंने उपन्यास तो अभी 4 साल पहले लिखा है। मैं कहानियां ही लिखती रही क्योंकि मेरी नौकरी इस तरह की थी कि 11 के बाद में मैं रोजाना 100 किलोमीटर का अप डाउन करती थी, 100 किलोमीटर से आना एंड 100 किलोमीटर से जाना। तो मैं इतना समय नहीं दे पाती थी। तो मैं कहानियां ही लिखती थी, वो भी साल में 1-2, इससे ज्यादा कहानियां मैंने कभी नहीं लिखी, कम ही लिखा है मैंने। अच्छा, ये बताइए कि अब तो आप सेवानिवृत्त हो गई हैं शायद ना? जी जी, मैं सेवानिवृत्त हो गई हूँ, पिछले साल, मुझे 1.5 साल हो गया है। अच्छा, अभी हमारे एक मित्र यहाँ पर हैं, सैयद अयूब, जानती ही होंगी आप उनको। जी जी जी। वो कह रहे हैं कि आप बता रही हैं कि 3 साल की थी, तो फिर वो कह रहे हैं कि 3 साल की आप थी ही कब? आप तो अभी भी 3 साल की ही लग रही हैं। सही। छोटा भाई है, क्या बोलूं उसे, वो शरारत करता रहता है कई बार मुझसे। इसी पर एक मेरा भी सवाल है कि राजस्थान गवर्नमेंट बहुत जल्दी रिटायर कर देती है, मतलब कम उम्र में ही रिटायर कर देती है क्या? नहीं, वैसे अभी 56 ही मेरा कंप्लीट हुआ है। रिटायरमेंट मैंने पहले ले लिया है। अच्छा, आपने वो कर लिया होगा, वीआरएस ले लिया होगा। जी 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 जी। अच्छा, तो उपन्यास आपके 2 आ चुके हैं जी और कहानी संग्रह भी आपके 2 आ चुके हैं। जी। अच्छा, आलोचना में काम करने की इच्छा आपको क्यों हुई? आलोचना दरअसल एमए के समय भी मैंने लघु शोध प्रबंध लिखा था, और फिर एमफिल में तो भी अनिवार्य, एमफिल में तो अनिवार्य होता ही है, पीएचडी में भी आपको शोध करना पड़ता है। तो फिर नाटकों वगैरह पर मेरी रुचि, नाटक और पात्र संरचना, चरित्र संरचना, ये 2 में मेरी विशेष रुचि रही। इन्हीं पर मैंने काम किया, इन्हीं पर मैंने आलोचनाएं लिखी। उसके बाद में मैंने अचानक से थोड़ा सा विषय परिवर्तन करने का सोचा, और मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रोजेक्ट किया, उसमें मैंने काम किया था राजस्थान की लघु पत्रिकाएं तथ्य और कलेवर। फिर चूंकि मैं एक 2 पत्रिकाओं की संपादन से जुड़ी रही, पहले समय माजरा, बाद में अक्सर, तो वहां पर भी मुझे कई बार आलोचना कर्म करना पड़ता था। लेकिन मूलतः मैं आलोचक नहीं हूँ, मूलतः मैं कहानीकार और उपन्यासकार। ये जो आलोचना का कर्म था वो मेरे एकेडमिशियन के साथ में जुड़ा था। जो सुख है वो मुझे रचनात्मक लेखन में। ये जो आपने एक संपादन किया हुआ है, स्त्री होकर सवाल करती है, जी, ये फेसबुक पर जो स्त्री सरोकारों से जुड़ी कविताएं हैं, इनका संकलन, एक तरह से आपने शोध करके एक संकलन इसका निकाला है। जी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या चीज आपको अलग से दिखाई पड़ी जिस पर आपने और शोध करने की जरूरत महसूस की? देखिए, जब से सोशल मीडिया ने हमारे जीवन में अपनी जगह बनाई है, हम लोग, दुनिया लगभग परिवर्तित हो गई। हम लोगों का जो मुक्त समय का संसार था,
जिम्मेदारियों वगैरह की बात हटाएं तो मुक्त समय का संसार था वो हमारा लगभग परिवर्तन हो गया। और शिक्षित लोगों में से हर दूसरा व्यक्ति फेसबुक पर है, सोशल मीडिया पे। और पहले छोटी मोटी चीजें आती थी, अब जब से फेसबुक आया जीवन बहुत बदल गया। और पहले प्रकाशित होने के लिए एक चीज जरूरी होती थी कि आपको प्रकाशक मिले, आपको कोई कविता का मैगजीन का संपादक मिले जो आपकी कृति को छापे। और हर व्यक्ति के पास न तो इतना सबसे पहली बात जानकारी, और उससे भी पहले इतना आत्मविश्वास नहीं होता है कि वो अपनी कविताओं को लेकर किसी संपादक को भेजे और उससे फोन पर व्यवहार करे, या उनसे कहें कि सर प्लीज आप मेरी कविता छापिए या कहानी छापिए। कविता ये पत्रिकाएं तो गिनी चुनी होती है, बहुत सारे लोगों को होता है। तो ऐसे में बहुत सारी प्रतिभा जो कुकर में सीटी आ रही है और दूसरी तरफ रसोई में खड़ी खड़ी कविता लिख रही है, या कोई लघु कथा लिख रही है, या कहानी लिख रही है। कुछ स्त्रियां संकोच से रह जाती है। तो ऐसे में हमें लगा, मोदी प्रकाशन के माया जी को और मायामृत जी को और हमें, कि ऐसे लोगों की सोशल मीडिया में एक चीज बहुत अच्छी थी, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना एक छाप खाना था। वहां उसे किसी की चाटुकारिता करने की आवश्यकता नहीं, किसी का अनुरोध करने की जरूरत नहीं है। रचना भेजकर घंटों, सॉरी महीनों उन्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके पश्चात अगर वो सफेद वापिस आ जाती है रचना, होने की आवश्यकता नहीं। अंततः तो व्यक्ति यही चाहता है ना कि जो वो अभिव्यक्त कर रहा है कथा या कहानी के, वो लोग पढ़े और उसकी आत्मा भी व्यक्ति को स्वीकारे, चाहे सराहे चाहे ना सराहे, लेकिन वो प्रकाश कहीं भी प्रकाशित हो। तो ऐसे में ये इतनी बड़ी घटना हुई कि आम स्त्रियां काम काज बच्चों को संभालती, बच्चों को फिटर देती थी, किचन में काम करती हुई, अपने सामान्य काम करती हुई स्त्रियों को अपने जीवन की यथास्थिति की अभिव्यक्ति के लिए ये मौका मिला। और हमने देखा कि बहुत अच्छी कवियत्री यहाँ पर है, बहुत अच्छे लोग यहाँ पर हैं जो कि अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश या तो उनकी पहुंच नहीं है, या उनमें आत्मसम्मान नहीं है, तो वैसे जिन्हें मन नहीं करता है, वो उन्हें पता है कि ये कहाँ से क्या प्रोसेस होता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह से हमने देखा कविताएं सच में बहुत अच्छी, विशेष करके स्त्री विषय हमने उन कविताओं को उठा के उनका संकलन किया। तो इसमें हमने सिर्फ उसका जेंडर लेखकों में नहीं करा, हमने लेखक स्त्री भी सुने और पुरुष भी सुने, क्योंकि जो भी स्त्री के लिए संवेदनशीलता से सोचता है लिखता है, उसके भीतर एक तो बसी हुई। तो हमने दोनों को उठाया, उसमें निस्संदेह स्त्रियों की मात्रा ज्यादा थी। और बहुत सारी ऐसी थी जिन्होंने बहुत की, और कुछ एक उनमें से उसके बाद में सच में प्रसिद्ध भी हो गई कवियत। तो इस सोच ने माया जी और मुझे दिशा में काम करने को प्रवृत्त किया, और ईश्वर की दया से ये काम हमारा सफल भी रहा सर। अच्छा, तो इसमें जैसे जो मेरा अनुभव है कि स्त्रियों के सामने जो मेन समस्या होती है, तो आपने कहा कि स्त्री मतलब होकर सवाल करती है, मतलब सवाल करना ये पुरुषवादी समाज को, पुरुषवादी मानसिकता को चोट पहुंचाती है। वो चाहते हैं कि स्त्री को जो कहा जाए वो कर ले। दूसरा, उनको ये पसंद नहीं होता है पुरुषवादी सोच को कि महिलाएं जो हैं वो विरोध करें या ना करें, सब कुछ हाँ हाँ करती हैं। तो वो बोलते भी है ना कि इस पत्नी को या स्त्री को गाय की तरह होना चाहिए, गऊ की तरह होना चाहिए, कि मतलब वो सींग न मारे, वो दूध भी दुहवा ले आराम से, और जो उसको कहा जा रहा है वो करे, परमेश्वर की सेवा, अपनी जो परमेश्वर उसके घर में है उसकी सेवा करे और जिंदगी गुजार दे। तो मंत्री करणी सुदासी, इसकी स्थिति तय कर दी ना कि इसमें वो ऐसी होगी, उसमें वो ऐसी होगी, अनावश्यक बोलेगी नहीं, पुरुषों के बीच में नहीं बोलेगी, बड़े मामलों में दखल नहीं देगी, बाहरी दुनिया में नहीं देगी। तो ये सारी चीजें हैं। और जहां स्त्री बोलती है वहां लगता है बिगड़ के धूल हो गई हैं,
या बहुत मुंह चल गया है, पढ़ाई लिखाई ने बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे हर्डल्स हम स्त्रियों ने बड़ी मुश्किलों से पार किए हैं और अभी तो काफी लंबा रास्ता हमें तय करना है। तो ये जो कविताएं आपने संकलित की, इनमें मूल स्वर आपको क्या नजर आया? मतलब एक तो ठीक है, सवाल आपने स्त्री होकर सवाल करती है, दूसरा क्या मतलब कि उन्होंने कुछ अपनी आंतरिक पीड़ा और जो जो उनके अनछुए पहलू मन के हैं या हृदय के हैं, ये भी आपको मिला वहां पर? जी बिल्कुल मिला। वहां पर मूल स्वर जो था वो आत्माभिव्यक्ति का था। अपने जो आपने कहा ना, दमित स्वर, घुटे हुए स्वर, मन के स्वर को, अपनी बात को रखने की वहां कोशिश थी। कोशिश निस्संदेह कच्ची पक्की होगी, वो बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा करके अच्छी ही थी, लेकिन कई कच्ची पक्की भी थी, क्योंकि लेखक भी अभ्यास से ही निखरता है। बहुत सारी चीजें लेखक बनने में काम करती है और उसमें एक स्वीकृति बहुत जरूरी होती है। तो जब तक स्वीकृति नहीं मिले, एक कच्चापन, सकुचाहट जो भी कहें, आता रहता है। तो आत्माभिव्यक्ति और आत्माभिव्यक्ति में स्वयं के दमित भावों का प्रस्फुटन, और उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था वो था स्वतंत्र कामना, स्वतंत्रता की कामना। ये ही उसका प्रमुख स्वर था। स्वातंत्र्य किससे बुरा लगता है? देखिए, प्रत्येक प्राणी के मन में स्वातंत्र्य एक बेसिक इंस्टिंक्ट के रूप में होता है। तो स्वातंत्र्य कामना की दृष्टि से सबसे ज्यादा उन कविताओं में हमें स्वर मिलते हैं। उसमें मुक्ति, स्व की मुक्ति, जीवन की मुक्ति, व्यवहार की मुक्ति, पहनने ओढ़ने की मुक्ति, अपनी यौनिकता की मुक्ति, अधिकांशतः मुक्ति पर आधारित है वो कविता। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। और ये भी देखा गया है कि जो पारिवारिक निर्णय होते हैं, मैंने बच्चों का नाम रखने से लेकर के, और घर पे पेंटिंग किस कलर की होगी, गाड़ी कौन सी अच्छी खरीदी जाए, उसका कलर क्या होगा, किस मॉडल का खरीदा जाए, बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाया जाए, अभी भी मतलब इतना सब कुछ विकास होने के बाद, सो कॉल्ड विकास होने के बाद भी महिलाओं का इसमें कि कोई पूछ नहीं होती, मतलब उनसे कोई सलाह मशवरा बहुत कम लिया जाता है। बिल्कुल। तो आपको मतलब ये उनकी रचनाओं में भी ऐसा कुछ महसूस हुआ, ये संकलन में जो आपने कविताएं रचनाएं? ये संतरास और उससे मुक्त होने की आवश्यकता का स्वर वहां पर काफी प्रमुख था। अच्छा, एक बात बताइए, जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक है फेमिनिज्म और एक है स्वतंत्रता। जी। तो स्वतंत्रता जो है वो एक बड़ी चीज है। क्या वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए फेमिनिज्म के थ्रू जाना पड़ेगा, या स्वतंत्रता जो है वो संघर्ष से, और पुरुष जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी आजादी के लिए, समाज जो संघर्ष कर रहा है अपनी आजादी के लिए, उनसे जुड़कर वो स्वतंत्रता प्राप्त होगी? अरविंद जी, आप विवाद वाली बात ले आए हैं यहाँ पर। क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं, लेखिका से बात कर रहा हूँ, तो विवाद नहीं, आपकी बात यहाँ पर आनी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, स्वातंत्र की बात करें तो मैंने जैसा कि अभी पहले भी कहा है कि स्वतंत्रता प्रत्येक प्राणी को प्रिय होती है। एक पक्षी भी होता है तो वो पिंजरे में नहीं रहता है, चाहे वो पिंजरा कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसे हम महंगा दाना पानी दे। स्वातंत्र बेसिक इंसान के साथ जन्म लेने वाला भाव है और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए मुख्य रूप से मुख्य चीज तो स्वतंत्रता ही, चाहे वो स्त्री की हो, चाहे पुरुष की हो, या किसी भी योनि के प्राणी की हो। स्वातंत्र्य कामना प्रत्येक व्यक्ति के मूल में है ना। और जैसे मैं कहती हूँ कि बंधन तो मुझे मोक्ष की कीमत पर भी नहीं चाहिए। तो ये
मतलब किसी भी, अगर आप एक बंधन में बंध के मोक्ष की कामना करते हैं तो वो भी मोक्ष नहीं है। लेकिन जो आपने फेमिनिज्म की बात कही है, उससे भी मैं नहीं नकारूंगी, क्योंकि हम स्त्रियों की यथास्थिति पूरी दुनिया में अलग है। चाहे यूरोप वगैरह से हम 300-400 साल पीछे हैं, वो हमसे 300-400 साल आगे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज भी विश्व के किसी भी देश में, विकसित देश में, कोई स्त्री टोटली फर्स्ट जेंडर के रूप में स्थापित है। नो, नो वे, हो ही नहीं सकता है ना। वो हमसे आगे हैं 300-400 साल, इसलिए उन्हें ज्यादा मुक्ति है। हमारी अभी संघर्ष की राह कठिन है ना। तो हमारे दुख दर्द अलग है, हमारे बंधन अलग हैं, हमारे सरोकार अलग हैं, हमारे मोर्चे अलग हैं। तो ये जो स्वातंत्र का रास्ता है, इससे हम फेमिनिज्म के नाम की राह पर चला के ले जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अब ये बात अलग है कि किसको किस स्तर का फेमिनिज्म लुभाता है। उसमें भी मैं किसी भी स्तर वाली फेमिनिज्म की स्त्री के पैरों के पक्षधरता ही करूंगी। ठीक है, वो रास्ता झगड़े का होगा, वो रास्ता अनिवार्य रूप से तोड़ने का होगा, तो तोड़ने का क्यों हुआ है, क्यों तोड़ती है वो? क्योंकि उसे अपनी कारा तोड़नी है, उसे अपने बंधन तोड़ने हैं। और पुरुष कुछ भी कर ले, उसके लिए उससे कोई यही नहीं कहेगा कि वो तोड़ता है, वो घर तोड़ता है। कहेंगे बिगड़ गया, नालायक हो गया, काबू से बाहर हो गया। स्त्री क्या हो गई? बदनाम हो गई, बदकार हो गई, बदचलन हो गई और घर तोड़ने वाली हो गई। तो ये जो शब्द है ना, ये बहुत ही पितृसत्ता के द्वारा बहुत ही चालाकी से रचे गए हैं। यद्यपि मैं अगर व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो क्योंकि ये मान लीजिए कि मुझे जीवन में इतने संघर्ष या इतने कष्ट के रास्ते नहीं मिले, इसलिए मैं इतना बोल्ड फेमिनिज्म का शायद विरोध नहीं करती दिखूं। मेरी स्थितियां अलग थी, इसलिए मैं किसी भी स्त्री को जाकर, वैसे तो हम किसी भी मनुष्य को हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि उसका झगड़ा जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, जो पुरुष भी हो चाहे। तो हम किसी और का सच तो जानते नहीं है, इसलिए अगर फेमिनिज्म के रास्ते वो जाता है तो मैं उसकी पैरोकार बनूंगी, क्योंकि मैं उसके जीवन के संघर्ष और सच को नहीं जानती। तो फेमिनिज्म कुल मिलाकर के आपकी बात से भी लग रहा है कि फेमिनिज्म एक रास्ता हो सकता है, मंजिल नहीं हो सकती। मंजिल तो अल्टीमेटली स्वतंत्रता है। अंतिम रूप से मंजिल स्वातंत्र है। कोई भी व्यक्ति को बिल्कुल समता, बराबरी का स्थान मिले, फर्स्ट जेंडर सेकंड जेंडर वाली बात ना हो। और हर व्यक्ति के, हर स्त्री के, हम चूंकि फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, संघर्ष के तरीके हो सकते हैं। जैसे मेरा उपन्यास सिद्धपुर है, सिद्धपुर की भक्तने हैं, उसमें उसकी जो मुख्य नायिका भगत मामी है, उसके साथ बेहद बुरा व्यवहार होता है। उसका पति नपुंसक है और बहुत कम उम्र में उसकी सास के द्वारा एक ठाकुर से उसका बलात्कार करवा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो उसका पति नपुंसक है और उसे पोता चाहिए। अब वो स्त्री पूरी उम्र पति से और सास से नफरत करती रही, लेकिन न उसने घर छोड़ा, न उसने पति को छोड़ा, न पति के प्रति अपनी जिम्मेदारियां छोड़ी। अपने पैसा अपने पास रखा और अपनी बहू को और अपनी पोतियों को जीने का अधिकार दिलाया, आगे बढ़ने का अधिकार दिलाया, स्वतंत्रता क्या होती है ये सिखाया। तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है, और कुछ लोगों को हो सकता है उनको और बुरी स्थितियां मिली, इसलिए वो घर में नहीं रह पाती हैं। हमें स्थितियां भी देखनी होगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि फेमिनिज्म या कोई भी विमर्श 100% ईमानदारी से चलता है या सही रास्ते पे चलता है। हर विमर्श में, हर कार्य में जिसे कहते हैं ना, स्वार्थ परक लोग भी आ जाते हैं, अवसर परक लोग भी आ जाते हैं, गलत फायदा उठाने वाले लोग भी आ जाते हैं। हो सकता है और हो रहा है, फेमिनिज्म में भी आ रहे हों, लेकिन उसके आधार पे हम पूरी तरह से फेमिनिज्म को निरस्त कर दें, ये गलत होगा और मैं इसे अस्वीकार करती हूँ। ये जो विमर्श की बात आपने की है ना, जैसे विमर्श शब्द जो बड़ा कॉमन सा हो गया, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, ये विमर्श जो है कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि ये सिर्फ विमर्श बन के रह जाते हैं।
देखिए, कंक्लूजन तो किसी ऐसी चीज का निकलता है जो जैसे विवाह हुआ या कोई एक चीज हुई जो छोटी परिघटना में है, छोटे उसमें है। विमर्श तो सतत चलने की चीज है, उसका कंक्लूजन कैसे निकलेगा? नहीं नहीं, जैसे आर्य मान लीजिए आर्य समाज कि था, सुनिए मैं मोटे अर्थ में बताती हूँ। आर्य समाज था, वो जिस समय आर्य समाज की स्थापना हुई उसमें बहुत सारी रूढ़ियों का विरोध था। विधवा विवाह का समर्थन था, बाल विवाह का विरोध था, स्त्री शिक्षा का प्रासंगिकता नहीं रही, जिसके कारण वो आरंभ हुआ था, है ना। लेकिन कोई भी विमर्श से उन्होंने जो उनकी मंजिल थी उसे पाली है। तो ये वाली बात का कंक्लूजन तो हम कैसे निकाल सकते हैं सर, आप बताएं। चलती रहेंगी ये चीजें, तो चलती रहेंगी, धीरे 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 प्राप्ति होती रहेगी, नहीं जैसे नहीं, आपने। हाँ, जी। मेरा ये कहना है, मेरा ये मैंने देखा है और मेरा ये मानना है कि इन विमर्शों में उनकी भागीदारी बहुत कम होती है जो इन समस्याओं से पीड़ित होते हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ जैसे रही मान हूँ। लीजिए कि जैसे मान ली महिला विमर्श है, तो महिला विमर्श पे अगर 5 पुरुष बैठ के बातें कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसका तो कोई मतलब है नहीं, बिल्कुल नहीं क्योंकि है। कहीं ना कहीं उनका दृष्टिकोण सामने आ जाएगा, बीच में बाधा उत्पन्न करेगा। क्योंकि पुरुष तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वो लोग कहते हैं ना कि स्त्रियां कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन मुझे लगता है पुरुष ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो तो कभी चाहता ही नहीं है कि वो आजादी दी जाए, है ना। और आपने जो बताया ना कि इतने शब्द जो गढ़ लिए गए हैं कि बच्चलन है और बिगड़ गई है और पढ़ लिख करके दिमाग खराब हो गया है, सब ये सब तो पुरुष ने ही शब्द गढ़े हैं। बिल्कुल। उसी तरह से दलित विमर्श में मैंने देखा है कि दलित विमर्श में दलित लोग कम आते हैं और बाकी जो लोग हैं वो आकर के इस तरह से बातें करते हैं कि जैसे समस्याओं का समाधान नहीं, उन पर जैसे कोई दया दिखाई जाए। मतलब सॉरी टू यूज लाइक दिस वर्ड, लेकिन वो कुछ दया सा दिखाते हैं कि चल भाई तेरे को इतनी छूट मिल जाए, हम दे रहे हैं। अल्पसंख्यकों के साथ यही समस्या है। बात आपकी सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। आज अगर हम बात हाँ करें तो ऐसा ही होता, तो स्वतंत्रता के बाद से आज तक न, आज जहां हम स्त्रियां हैं वहां नहीं होती। आज उस समय मैंने अपने बचपन में देखा है मेला ढोते हुए दलित, है ना, अस्पृश्यता मैंने देखी है। बहुत बचपन की बात बता रही हूँ, पर मुझे याद है। अब वो स्थिति तो नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, सरकार भी कर रही है और समाज भी कर रहा है। शिक्षा के साथ में दलित विमर्श के जो दलित विमर्श से जो लोग जुड़े हैं, चाहे सामाजिक एनजीओ से जुड़े हुए हो या साहित्य से जुड़े हुए हो, चेतना फैलाने का काम तो करते हैं सर। दलित विमर्श का फायदा दलित तभी तो लेंगे जब वो पढ़े लिखे होंगे। और जो शिक्षित समाज है, न केवल वो पढ़ रहा है, बहुत सारे लोग साहित्य के साथ में सामाजिक रूप से भी दलितों से भी जुड़े हुए हैं। जो आप बात कह रहे हैं अ, अ, अल्पसंख्यकों की, उनकी स्थिति में भी शनैः शनैः फर्क तो आ रहा है। चाहे जितना हम सोचते हैं उतना नहीं आ रहा हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फर्क नहीं आ रहा है। उस पर बहुत काम करने की जरूरत है, ये मैं मानती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, स्त्रियों के मामले में जिस तरह से अवसरवादी और स्वार्थपरक लोग आ गए हैं, किसी भी विमर्श में आ जाते हैं, सत्ता की भूख के कारण, धन की भूख के कारण, नाम की भूख के कारण, वो चीज अलग है। लेकिन ये चीज चाहे धीमी गति से बढ़ रही हो, लेकिन पूरी तरह से ये चीज दर्द अनावश्यक है और सिर्फ जुबानी या कागजी जमा खर्च अच्छा भी नहीं। हाँ, मैंने एक्चुअली ये सवाल इसलिए भी किया था कि जैसे इस विधवा विवाह है या स्त्रियों की शिक्षा के लिए है या सती प्रथा के लिए है, तो इसके जो मेन आंदोलन जो चलाया गया, जो इसके लिए पीछे अभियान चलाया गया, वो तो पुरुष बुद्धिजीवियों, पुरुष सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ज्यादा चलाया इस पर। उस समय स्थितियां सर ऐसी थी ना, हम तत्कालीन परिस्थितियों को ही सोचे कि उस समय तो स्त्री बहुत ज्यादा बंधन और पर्दे में थी, है ना। हालांकि चलिए उस हम लोग समय। अब जी।
नहीं नहीं, ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। उस समय भी बहुत सारी स्त्रियां थी जो आगे आई थी। आनंदी गोपाल थी, एनी बिसेंट थी, बहुत सारी स्त्रियां थी, ऐसे लेखन में भी आई थी बहुत सारी स्त्रियां। ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस समय प्रतिशत कम था और उसका कारण वही सामाजिक था। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई, जैसे जैसे इन विषय पे बातचीत बढ़ती गई, स्त्री भी मुक्त हुई, दलित भी धीरे 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 बहुत, हालांकि संघर्ष उनका भी, अल्पसंख्यकों का भी, आदिवासियों का तो बहुत ही ज्यादा है मुझे मालूम है। आदिवासियों का संघर्ष अभी काफी है, उनकी परेशानियां अलग है, उनके लिए काम करने वाले अलग और फायदा लेने वाले अलग है, लेकिन काम हो रहा है, बात हो रही अब एक गंभीर सवाल, उसके बाद से एक और गंभीर सवाल। आप भी कहेंगे कि आज पता नहीं क्यों अरविंद जी गंभीर सवाल पूछ रहे है। हैं, नहीं नहीं तो नहीं, मुझे ऐसा अच्छा नहीं है। लग रहा है आपकी बात करके। मैं एक सही व्यक्ति से गंभीर सवाल पूछ रहा हूं। ये जो आभार हिंदी आपका। साहित्य है, जी। ये हिंदी जो साहित्य है, इसमें महिलाओं की स्थिति किस तरह की है और इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब लेखकों की बात होती है या कवियों की बात होती है या आलोचक की बात होती है, तो ये देखा जाता है कि महिलाएं उसमें नगण्य होती हैं या गौण होती हैं या होती ही नहीं है। आप बताइए इस पर, आप इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, स्त्री हमेशा शुरू से समाज का मतलब आधा हिस्सा रही है, आधी आबादी, दुनिया की आबादी का आधा हिस्सा रही है। वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या हमारी खुद की सामाजिक स्थितियों के कारण उनका रेशा कम हो गया था, वो अलग बात है। और बीच में कुछ स्थितियां ऐसी आई, आरंभ तो इससे हुआ कि उसको, उसके पास ईश्वर ने जो एक महान उसे वरदान दिया था प्रजनन का, उसे ही पुरुषवादी सत्ता ने धीरे धीरे उसकी उसकी सामर्थ्य को उसकी सीमा बना दिया और वो उसके कारण घर में बैठती चली गई ये वो। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि स्त्री, अब हम साहित्य पे आए तो स्त्री कहीं दर्ज नहीं हो पाई, ऐसा नहीं। अगर हम देखें तो बौद्ध युगीन, आप भी मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, थेरी गाथाओं की हम बात करते हैं, आपने अगर थेरी गाथाएं पढ़ी है, बौद्ध काल में कुछ दासियों का लेखन है वो, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से खुल के, मुझे लगता है हर व्यक्ति को थेरी गाथा जरूर पढ़नी चाहिए। इतने अच्छी तरह से उन्होंने अपनी मुक्ति की बात की है, षडांत पे बात की है, रूढ़ियों पे बात की, और विरोध विद्रोह उनकी गाथाओं में। और उसके पश्चात भी आप ये नहीं कह सकते, हम अगर देखें स्त्री लेखन, तो स्त्री लेखन हर युग में होता रहा है और मध्यकाल में बहुत हुआ है। मीरा थी, अक्का महादेवी थी, आंडियाल थी, इतने सारे लेखिकाएं जो आती रही है। और हमारे यहाँ भी साहित्य के आरंभ से चाहे कम रहा हो, लेकिन स्त्रियां जुड़ती चली गई हैं। और हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बहुत सारी लेखिकाओं को कोट कर सकते हैं। और आजादी के बाद में, चूंकि मैं कहा ना कि शिक्षा और संचार माध्यमों के कारण बदलता हुआ सामाजिक परिवेश और स्त्री का स्थान, इसने काफी विकास लिया है। तो हम देखते हैं कि आजादी के बाद तो पूरी तरह से इतनी ही बराबरी से, इतनी ही वैचारिकता से, इतने ही सशक्त ढंग से स्वयं को साहित्य में दर्ज करा रही है। और आप देखिए पूरी की पूरी बहुत बढ़िया पंक्ति है लेखिकाओं की, और लेखिकाओं की जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। तो वैसे देखा जाए तो साहित्य साहित्य होता है और लेखन लेखन होता है, बात फिर वहीं पर आ जाती है। इसे स्त्री पुरुष से में डिवाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना हमारे यहाँ की स्त्रियां अभी संघर्ष के दौर पे हैं हम लोग, इसलिए हमें ना चाहते हुए विमर्श में पढ़ना पड़ता है, अपनी बात कहना पड़ती है, आंख में उंगली डाल के दिखाना पड़ता है कि भाई देखिए हमारी परेशानी ये है, हमारे संघर्ष ये है, और हम तुम्हारे रास्ता दो, हमें आने दो।
करना भी पड़ता है, रास्ता दो हमें आने दो, कोई नहीं देता है तो धकेल भी देना पड़ता है कई बार। तो ये सारी चीजें जो जीवन में हम कर रहे हैं, वो साहित्य के लिए भी बहुत सारा साहित्य हमारा स्त्रियों ने स्त्री विमर्श को लेकर लिखा है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं आप कि स्त्रियों ने सिर्फ स्त्री विमर्श पर ही लिखा है। स्त्रियों ने बहुत अच्छा अच्छा विमर्श से अलग भी लिखा है। मैं मोटे रूप में एक आपको उदाहरण देती हूँ, मन्नू भंडारी के महाभूत को लिखी, आपका बंटी उधर उनका अलग है बाल मनोविज्ञान, आपका आप महाभूत को लीजिए, इससे महानतम कृति है वो, और उसमें कहीं स्त्री विमर्श नहीं है। बहुत सारे इस तरह के उपन्यास है जिनकी हम बात करें तो ढेरों उपन्यास आ जाएंगे, कहानियां आ जाएंगी। तो स्त्रियों का लेखन, स्त्रियों के लिए की अगर मैं बात करूं तो हाँ, ये बात सच है कि स्त्रियों ने बहुत सारा लेखन किया और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत। हमारी चाह, हमारी आकांक्षाएं, हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी पीड़ाएं, हमारी स्पृहाएं, हमारी श्लाघाएं, हमारी विसंगतियां, हमारी त्रासदियां, हम ही नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, और हम ही जो लिखेंगे वो पुरुष नहीं कह सकते तो नहीं लिख सकते, लेकिन हर बार उतनी गंभीरता से खोगे हुए अनुभव के रूप में तो नहीं लिख सकते। पुरुष के लिए कितना भी कहानी है, पुरुष विमर्श की, मैं कितना भी सहृदय हो जाऊं, संवेदनशील हो जाऊं, लेकिन मैं उस पीड़ा को नहीं पहुंच पाऊंगी कि अरविंद जी एक पुरुष के रूप में क्या पीड़ा जी रहे हैं। ये बिल्कुल खरी स्वीकारोक्ति है कि मैं किसी भी स्थिति में पहुंच ही नहीं पाऊंगी। इसी तरह से आपकी संवेदनशीलता, आपकी सहृदयता, आपका ज्ञान, आपकी चेतना किसी भी स्थिति में इस पर नहीं पहुंच पाएगी कि डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा एक स्त्री के रूप में क्या संघर्ष करती। नहीं, लेकिन अगर विचार सही और दृष्टिकोण सही है तो पहुंचा जा सकता है तह तक। हाँ, मैंने ये नहीं कहा ना कि 100% नहीं, बहुत सारा कुछ लिखा गया है, बहुत सारा लिखा गया है, लेकिन फिर भी प्रत्येक बार नहीं, बहुत सारे बिंदुओं पर नहीं, ये तो आप मानेंगे। देखिए, हाँ, वो तो है, अपनी पीड़ा और अपना दुख, अपना दर्द तो पहले प्राथमिकता पे रहता है ना। लेकिन जैसे प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी एक कहानी लिखी, तो पूरे परिवेश के साथ काकी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया, उसके दर्द को, बुढ़ापे को, उसके कैसे उसको नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है, उसको खाने तक की परेशानी, मतलब ये तो लेखक पर निर्भर करता है वैसे। नहीं, लेकिन मित्रों मर्दानी में जो मित्रों को चित्रित किया है कृष्णा जी ने, उस तक पुरुष का पहुंचना तो थोड़ा मुश्किल था ना सर। हाँ, ये है। वैसे तो इस्मत चुगताई ने भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे जैसे लिहाफ जैसी कहानियां लिखी हैं जो स्त्रियां ही लिख सकती हैं। पुरुष शायद उस तरह से नहीं लिख पाएंगे जिस तरह से इस्मत चुगताई ने लिखा था। तो जैसे एक सवाल आखिरी, उसके बाद आपके उपन्यास के बारे में बात करेंगे और उपन्यास का एक अंश आप पढ़ेंगी। एक सवाल ये है कि मैं इसी से जुड़ा हुआ जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज के समय में आलोचक के तौर पर कोई एक महिला का नाम बताइए जो स्थापित हो और जिससे आलोचना करवाना आदमी अपना करवाने में गर्व महसूस करे। आलोचक के रूप में, आलोचक के रूप में किसी जमाने में नामवर सिंह से कराने में लोग गर्व महसूस, नामवर सिंह ने तो हाथ रख दिया पीठ पे, तो लोगों ने सोचा हम तो बड़े लेखक बन गए अब। तो इस तरह की कोई महिला है जिसपे वर्तमान में तो निर्मला जैन जी, जो जेएनयू की थी, अब तो रिटायर हो गई हैं। निर्मला जैन जी का आलोचना कर्म बहुत अच्छा है, और इधर के में रोहिणी अग्रवाल जी का काम बहुत अच्छा है। निर्मला बुराड़िया जी भी अच्छा करती हैं, पर निर्मला जैन को आलोचक के रूप में मैं सबसे ऊपर रखूंगी। उनकी आलोचनाएं काफी अच्छी।
चलिए बढ़िया है। आपसे आप बातें आपकी से बहुत अच्छी चल रही हैं, और बस ये है कि आप जो है वो संभल संभल के आप बातचीत कर रही हैं, क्योंकि तो कोई बात नहीं। एक तो उपन्यास जिसका अंश पढ़ेंगे, उस उपन्यास का एक थोड़ा सा सार हमारे दोस्तों को, सर मैं हमारे दर्शकों। उपन्यास मंगवाती हूँ। मैंने सुबह जिस तरह से हमारी बात हुई थी कल से, मुझे लगा कहानी पर भी बात कर लेंगे तो चलेगा, तो मैं कहानी खोल के बैठी हूँ। मैं 1 मिनट में उपन्यास अपना मंगवाती हूँ। उपन्यास का आशा सार बिल्कुल बता दीजिए, उपन्यास का सार बता दीजिए, और हाँ, फिर पढ़ भी जो है वो। सकती हूँ। हाँ। पढ़ भी सकती हूँ। खोल लूंगी मैं लैपटॉप में। सिद्धपुर की भक्तने मेरा पहला उपन्यास है। बस कुछ रहा कि वो काफी प्रसिद्ध हो गया। वो कोई बहुत सीधे सीधे बहुत बड़े विमर्श की बात नहीं करता है उसमें, कि स्त्रियां जो आप कह रहे थे ना, उस दृष्टि से मेरी स्त्रियां फेमिनिज्म का सीधे झंडा उठाकर नहीं चलती है, घर तोड़ती हुई विद्रोह करती हुई नहीं चलती। उन सब में चैतन्य है। उन्हें सबको अपने अस्तित्व का भान है, अपनी अस्मिता पर गर्व है। 4 स्त्रियां हैं, 4 में से 3 ग्रामीण हैं, निपट निरक्षर हैं। एक पहली स्त्री जो कि उपन्यास की मुख्य चरित्र है, भजन मामी, वो स्त्री पूरी तरह से एक सामान्य शक्ल सूरत की, बेहद सामान्य शक्ल सूरत, या जिसे कहेंगे अति सामान्य शक्ल सूरत की अशिक्षित स्त्री है। और धोखे से बचपन में उसका विवाह एक नपुंसक व्यक्ति से हो जाता है, और सास बच्चे की चाह में उसे जमींदार के साथ में सोने को बाध्य कर देती है, और उसके बेटा होता है। वो पूरे समय संघर्ष करती रहती है परिवार के लिए, अपने बच्चा जो उसके एक बेटा होता है उसके लिए, उसकी बहू के लिए। वो नफरत करती है पति से, कटु हो गई है वो अपनी त्रासदी के कारण, बेहद बदमिजाज हो गई, लेकिन अपनी किसी जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हटती है। अपनी बहू को, अपनी पोतियों को हमेशा कहती है कि बच्चे, अपना अर्थ हमेशा अपने हाथ में रखना। बहू को सीख देती है, और वो उसी समय वो ये भेद खोलती है जब उसका बेटा अड़ जाता है कि नहीं, मैं दूसरी बच्ची के समय भ्रूण परीक्षण करवाऊंगा। तब वो राज खोलती, उसके पहले वो राज भी नहीं खोलती कि क्या होगा भ्रूण परीक्षण करा के। कौन से तुम खानदान की बात कह रहे हो, लो सुनो, तुम इस खानदान के बच्चे नहीं हो। तुम्हारी दादी के कारण मेरे साथ बलात्कार हुआ था, तुम ठाकुर जमींदार के बच्चे हो। और अंत तक वो स्त्री बेहद संघर्ष करके स्त्री के लिए अपनी यथास्थिति में स्त्रियों के लिए आसान राहें बनाती हुई चलती है। दूसरी स्त्री उसी परिवार की, उसकी जिठानी है, जो बरसों बरस पहले घर छोड़ के चली गई है, जो घर छोड़ के नहीं गई है, पर बाल विधवा हो गई है वो। और उसके पिता पैसे के कारण उसे धोखे से बेच देते हैं। वो विवशता में एक साधु बाबा के साथ उसके मठ पे रहती है, लेकिन उसके भीतर की जो चैतन्य में जो चीज महत्व, सबके लिए अलग अलग चीजें होती जीवन में। मुक्ति का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता है कि हर व्यक्ति एक ही तरह से खुद की स्वतंत्रता के लिए, उसके मन में ये होता है कि मेरा विवाह उस घर में हुआ है और मैं पूरे जीवन उस घर की परिणीता रहूंगी। तो उस साधु के साथ रहना उसकी विवशता है, लेकिन वो इस तरह से कुछ करती है कि उसकी बच्चा नहीं होता है। और बाद में वृद्धावस्था में एक व्यक्ति आकर उसे कहता है कि तुम आज भी उस घर की बहू हो, कोई तुम्हारा बाबा से तो विवाह हुआ नहीं है, तुम चाहो तो मुकदमा कर दो। तो वो व्यक्ति, वो जो स्त्री है गुलाब, वो उसके ऊपर जलती हुई लकड़ी लेके दौड़ती है कि मेरे जीवन का, मेरा जीवन पहले ही मेरे पिताजी के कारण खराब हो गया, और तुम मुझे ये करने को कह रहे हो जो मुझे कभी स्वीकार नहीं है, मैं नहीं करूंगी। तो यहाँ उसका अलग प्रतिबद्धता है, उसके साथ वो रहती है। तीसरी स्त्री जो है वो बहुत मजेदार चरित्र है। एक साउथ इंडियन स्त्री है जो वहां प्रेम विवाह करके भाग के जा रही होती किशोरावस्था में अपने पति के साथ में दिल्ली, और रास्ते में उसके पति की मृत्यु हो जाती है, और किस्मत से वो इसी सिद्धपुर की हवेली में आ जाती है। और खूबसूरत स्त्री जिसे हिंदी बोलना भी नहीं आती, राजस्थानी बोलना भी नहीं आती, वो अचानक उसे एक घटना ऐसी होती है कि उसे भूत समझ लिया जाता, भूतनी, या जो कहते हैं विच क्राफ्ट करने वाली, जादूगरनी टाइप, तंत्र मंत्र टोटा, ये टोना टोटका। तो उसे लगता है कि नहीं, ये चीज मुझे सुरक्षित रखेगी, मेरी युवावस्था को आराम से निकाल देगी। और भजन मामी उसे समझती है
और फिर वो वहीं रह जाती है। वो स्त्री इतने संघर्ष करती है, बंद पड़े हुए कुएं को सुधारती है, बंजर श्मशान की जमीन को सुधारती है, और वहां पर बेहद समृद्ध खेती बाड़ी करती है। बेहद बदमिजाज हो चुकी है वो स्त्री भी, राजस्थानी बोलना, घाघरे लुगड़ा पहनना सीख गई है, लेकिन अपनी छवि वो वही रखती है। अंत में वो राज खोलती है कि अगर मैं ये नहीं करती तो ये जवानी निकालना मुझे मुश्किल होता, और इस गांव की पता नहीं कितनी स्त्रियों को मैं विधवा कर चुकी हूँ। मुझे कुछ नहीं आता है बेटा, मैं जो कोई अगर मेरे पास बच्चा ले आता है तो हनुमान चालीसा पढ़ के मैं और दिल से दुआ दे देती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ये सब कुछ मैंने अपने आप को बचाने के लिए किया। तो उसकी और बाद में पता चलता है कि अपनी जितनी भी कमाई थी वो एक एक पैसे का हिसाब रखती है। डंडा मारती है, कोई आम तोड़ने आ जाता है तो पता चलता है वो सारा स्कूल और अस्पताल को दान कर चुकी है। और उसके अलावा चौथी स्त्री है, वो वर्तमान समय की है, उसको एक मुस्लिम से विवाह करना है, लेकिन वो अड़ जाती है कि चाहे जो भी हो, विवाह तो मैं परिवार वालों की मर्जी से ही करूंगी। और भजन मामी पूरी ताकत से अपनी पोती का साथ देती है, दबंगता से साथ देती है। और एक ब्राह्मण घर की लड़की का एक मुस्लिम लड़के से विवाह होता है, और उसके पश्चात भजन मामी की मृत्यु हो जाती है, और फिर छोटी मोटी कुछ घटनाएं हो रही है और उपन्यास समाप्त हो जाता है। तो जो बड़ी बड़ी बातें कह के हम बहुत सारे विश्लेषण करके हम उपन्यास लिख सकते हैं, काश मैं लिख पाती, मुझे इतना कुछ आता नहीं है। मैंने तो बिल्कुल अपने सामान्य ग्रामीण परिवेश के लोग लिए हैं, क्योंकि मेरे ददिहाल ननिहाल दोनों ग्रामीण था, और बचपन मेरा बहुत गुजरा है यहाँ पर, गर्मी की छुट्टियां, और मैंने उन्हीं को जिया है और उन्हीं को देखा है और उन्हीं को लिखा है। और बस वो ईश्वर की दया रही कि वो ठीक ठाक लिखा गया और हो गया बस। तो हम हर जगह एक ही चर्चित उपन्यास है, मैंने शायद इसको पढ़ा है, जहां तक मैं समझता हूँ, मेरे लाइब्रेरी में होगा, मैं देखूंगा। मैंने इसे पढ़ा है, और मैं बड़ा तब मैं आपको शायद जानता नहीं था, मतलब ठीक से नहीं जानता था। हम तो आपको जानते हैं सर। अब तो आपको जान ही नहीं गया, मैं तो आपका मुरीद भी हो गया हूँ एक तरह से। पर हम तो बहुत पहले से आपके मुरीद हैं, जो आपका काम है वो तो बहुत बड़ा है। चलिए, शुक्रिया। तो ये अद्भुत उपन्यास है, और इसमें जो तीनों महिलाएं हैं वो आपने बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका डेवलपमेंट किया है, क्योंकि उन तीनों के अंदर जो गुस्सा समाज को लेकर के है, और जो प्रतिबद्धता है उनके अंदर, जो मतलब गुस्सा और प्रतिबद्धता दोनों चीजें जो आपने इसको आपस में जोड़ा है, ये एक अद्भुत कला है। तो आपको तो इस उपन्यास के लिए बहुत बहुत बधाई मैं दे रहा हूं, आपने इतना बढ़िया उपन्यास लिखा। अब आप कहानी जो आप लेके आई हैं, वो कहानी आप जो मेरी बात हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और उसका एक अंश पढ़िए। जी, ये अभी मेरी अंतिम प्रकाशित कहानी है। उसके बाद में मेरी कोई अभी कहानी प्रकाशित नहीं हुई है, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में सब कुछ रुक गया ना, ठहर गया। और ये कहानी मैं 2 साल पहले यही दिन थे, और मेरे छोटे बेटे के मेंटर आए जयपुर बड़े बेटे बहू से मिलने। उस समय शादी में वो आ नहीं पाए थे, और उनके साथ में हमारे, आपने जयपुर देखा है, आमेर का किले में हम घूमने गए। यही समय था, 7:30-8 बजे का समय था, क्योंकि आजकल वहां पर नाइट टूरिज्म भी हो गया है। और वो गाइड एक भला सा या थोड़ा बुद्धू सोया, इस तरह का गाइड हमारे साथ था। वो कुछ बेवकूफी की बातें करा जा रहा था, कुछ बताया भी जा रहा था। वो रजिस्टर्ड गाइड तो था नहीं, और वो कुछ इस तरह की बातें कर रहा था। और वो शीश महल के सामने का दृश्य, वो शीश महल आपको याद हो तो, जहां मुगले आजम के उस गाने की शूटिंग हुई थी, प्यार किया तो डरना क्या, आपको तो फिर बहुत ज्यादा मालूम है। तो वो जो उसी क्षण वो उसने जो गाइड था उसने कहा, और दीदी आपको मालूम है रानियां रोती नहीं थी। तो मैंने कहा क्यों नहीं रोती थी? अरे दीदी उन्हें तो राजा जी कभी भी आ सकते थे, और उन्हें खुश दिखना होता था, बड़ी मुश्किल से तो कभी किसी के पास राजा जी आते थे। यू नो दीदी, बहुत सारी क्वींस होती थी। वो बड़ी फनी सी अंग्रेजी में स में श लगा के बोल रहा था। बहुत सारी क्वींस होती थी, किसी के पास राजा जी आएंगे पता नहीं होता था, तो उन्हें हर समय सच संवर के रहना होता था, और रोना उनके लिए निषेध था।
और उसी समय मेरी ऊपर निगाह गई तो शुक्र तारा सिर के ऊपर दमक रहा था। और बस वो उसी समय जैसे कथा की नायिका आके मेरे से गले लग गई और वो कहानी बन गई। और बहुत दिन तक मैं मतलब निश्चित नहीं थी कि ये कहानी कैसी होगी। फिर मैंने भेज दी उस कहानी को और वो ठीक ठाक क्या काफी अच्छा रिस्पांस उसे मिला है। और उसका नाम भी फिर मैंने रानिया रोती नहीं ही रखा है। तो इसका मैं आपको वो सुनाती हूँ। अंत में आपको सुनाती हूँ हाँ, कोई बात नहीं। क्योंकि कहानी तो बहुत बड़ी है। ये क्या है पंडित जी? सिद्धि की निगाह बाई तरफ की दीवार पर मोटे सरिये वाले उस जंगले पर अटकी है जिसके भारी भरकम कुंदे पर लटकता पुराना ताला जंग खाकर भूरा पड़ गया है। ये जनाना बंदी खाना है बेटी जी। पंडित मितभाषी, लेकिन पीछे से आते भोले ने तत्परता से कमान संभाल ली। मैडम, ये लेडीज जेल है। गलती करने वाली और राजा जी का कहना नहीं मानने वाली औरतों को इस तहखाने में बंद कर दिया जाता था। सिद्धि ने झांक कर देखा। वहां एक औरत है, ढलती उम्र के साथ ढलते बदन पर पुराने जेवरों से लदी औरत, सोने की बेड़ियों में जकड़ी पत्थर सी औरत। सिद्धि को उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा क्योंकि वो खुद को घुटने में छुपाए हो रही। उसकी घुटी हुई चीजों में दम तोड़ती खाने की घुटन से खाने की घुटन से मिलकर एक तरुण क्रंदन रच रही। अचानक दीवार पर चिपकी छिपकली औरत के पैरों के पार आ गिरी। छिपकली की आंखें माणक की हैं और सिद्धि ने ध्यान से देखा। तहखाने की सीलन में सरकते सांपों की आंखें हीरो से बनी हैं और औरत के पैरों पर सरकते बिच्छू के डंक पर नीलम जड़े हैं। डर से थरथराती वो औरत चीख कर रो पड़ी। ऐसा रुदन जिससे वो बोसीदा तहखाना भी थरथरा गया। सिद्धि को अचंभा हो रहा है कि रोती हुई औरत अब भी उसी जगह क्यों बैठी है, पर उसके घायल गंदे पैरों को देखते ही सिद्धि की आत्मा कराह उठी। उनमें पड़ी भारी भरकम बेड़ियां उस औरत को उठने क्या हिलने की इजाजत भी नहीं दे रही थी। उसी समय सीखचों के बाहर ऐन सिद्धि के पास से डंडा ठकठकाती जूते बजाती एक रोबीली धमकाती सी आवाज गुजर गई। सावधान, आवाज नीचे रहे, शीश महल में हुकुम सा की नींद खराब हो जाएगी। ठीक उसी समय अंधेरे तहखाने के एक शहतीर से टंगा रोशनी का चमगादड़ आखिरी सांस लेते हुए ठीक उसी जगह आ गिरा जहां वो औरत बैठी थी। लेकिन मरते चमगादड़ की ओझल सी रोशनी में भी सिद्धि ने वो चेहरा पहचान लिया। वो अमी है, उसकी अमी, उसकी बेटी। और सिद्धि की कोख जल उठी। माँ! अमी की आवाज जाने तहखाने से उठी या कोख से। माँ! आवाज ने दोबारा पुकारा, इस बार हाथ पकड़कर। चलो ना, कितनी देर हो गई, लोग भी जाने लगे, हम ही अकेले रह जाएंगे। सिद्धि ने देखा अमी तहखाने के बाहर खड़ी है, निरभ्र आकाश के नीचे जीन्स और कुर्ती पहने निराभरण निश्चिंत खड़ी अमी के लहराते बाल उसके ओठों से बतिया रहे हैं। हाँ चलो, सिद्धि की सांसें अब सम पर आ गई है। और सुनो बेटी, अकेलेपन से कभी नहीं डरना मेरी जान। और सिद्धि ने तहखाने के दरवाजे से झूलते भारी ताले पर अपने डर का पत्थर पटक दिया। फिर पलटकर नहीं देखा कि ताला टूटा या नहीं। बाहर निकलती सिद्धि ने एक बार फिर गणेश पोल के झरोखे में सिद्धि का चेहरा पहने बैठी रानी को देखा। उसकी हंसी में दम तोड़ते आंसुओं को देखा और उदास बहादुरी से मुस्कुराते हुए बुदबुदाई। इस बोसीदा किले के सैकड़ों साल पुराने पत्थरों के नीचे सुकड़कर बैठे तहखाने में बिना पैरों के भटकती हुई रूह सी तुम अपनी कटी जीभ के दर्द में चीखती,
सदियों की खामोशी से कुम्हलाए चेहरे पर जाने कितने किस्से ओढ़े, अपनी अधमुखी आंखों के किनारों पर लुढ़कती, अबोले दर्द की लकीर को संभालती तुम, अब तुम यहीं रहना, ओसवाल हाउस में तुम्हारी जरूरत नहीं है। किले के पूरब किनारे के आकाश से झांकता शुक्र तारा, जो सिद्धि के कांधे पर झुका सब देख रहा था, अब उसके कान में पड़े नगीने पर उतर आया है। सबसे पहले तो उसने होले से फूंक मारकर मोबाइल से बरसे जहर को जाने कहाँ उड़ा दिया, फिर बहुत नरमी से कोरे घड़े के पहले पानी सी ठंडी सौंधी बात का एक बोल फूंक दिया, और मुक्ति की सांस लेती सिद्धि के कान में उजला सा छंद भर गया। दूर नीचे चांदपोल के चबूतरे पर बैठे गायक का सुरमंद्र पड़ रहा है, और सारंगी की मीठी धुन किले की मुंडेरों पर मनमगन प्रगल्भा किशोरी सी थिरक रही। और फिर सिद्धि के कानों में चमकता उजला शुक्र तारा उसकी आंखों में उतर आया मां बनकर। उसने अम्मी को देखा, वहां अम्मी नहीं है। कहाँ गई? सिद्धि ने दालान के पसार में आंखें घुमाई। अम्मी वहां नहीं है। जरा बेसब्र होकर उसने नीचे देखा। अम्मी नीचे चांदपोल के चबूतरे पर बैठी सारंगी वादक के पास खड़ी उससे बतिया रही है। गिरते अंधेरे में चमकती हुई, अंबर से झरती उजली रोशनी में नीले लट्टुओं के गाढ़े अंधकार में दीपी सिद्धि ने देखा शुक्र तारा भी अपनी उजली मुस्कुराहट के साथ उन दोनों के साथ खड़ा उस नए गीत को सुन रहा है। सात सहेलियां रे झूल रे, पणिहारी जिए लो, मिर्गा नैनी जिए लो, पानी ने चाली रे तालाब बालाजू। और उसी समय मोबाइल फिर से गुर्रा उठा। सिद्धि ने कान में जादू फूंकते शुक्र तारे को सुना, सारंगी की धुन पर झूमती अम्मी को देखा, और रनिवास के वैभवशाली शीश महल को अपने कैमरे में सहेजते अमर्त की आंखों से अपने कैमरे में सहजते अमर्त की ओर से आंखें फिराकर फोन स्विच ऑफ करते हुए महल के बंद तहखाने की ओर मुंह करके बुदबुदाई, सुनो अजय, नहीं रोती होंगी रानियां, मेरी अम्मी रोएगी, जब भी उसका मन होगा वो बेहिचक रोएगी। उसकी आंखों का ये दो बूंद खारा पानी नहीं बचा तो हंसी से घुटकर मर जाएगी मेरी बच्ची। अब फोन बंद है। भोले और अमर्त्य की तप्त फुसफुसाहटें भी शीश महल की बंद दीवारों के भीतर चकफेरी खा खाकर वहीं दम तोड़ रही है। खुले आसमान तक नहीं जा पा रही। खुले दालान में केवल उजली खिलखिलाहट उड़ रही है, शुक्र तारे की, सारंगी की और अम्मी की। सिद्धि ने गहरी सांस ली और पास के सिंहासन को छोड़कर एक अनगढ़ पत्थर पर बैठ गई। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर अंत, बहुत सुंदर। और कहानी आप बता ही चुकी थी, गुना बहुत अच्छे तरीके से। एक बस आखिरी सवाल पूछ के मैं अब बातचीत को यहीं पर रोकूंगा। आप टीचर नहीं हैं, आप बच्चों की माँ हैं, आप जो है वो परिवार देख रही हैं। दादी भी हूँ, एक पोती। हाँ, कहिएगा मत किसी से कि मैं दादी हूँ। जो सच है वो तो है। और मैं वो तो मैं देख चुका हूँ फेसबुक पर आपको, और आपका एक कुत्ता भी है, वो उसकी भी फोटो मैं देख चुका हूँ। जी जी, ये रही देखिए हमारी सुपोत्री वरीलिया। देखो 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 देखो, थोड़ा सा इधर, हाँ नहीं इधर इधर, हाँ हेलो, देखो 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 देखो, कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ हाँ, अरे सुंदर क्यूट सी जी, नमस्ते कर रही है आपको। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने देखिए आपको बताइए एक तरह से सूचना दे दी कि मैं आपको बहुत सीरियसली आपके लिखे को पढ़ता हूँ, और रेगुलर जो भी आप डालती हैं मैं जरूर पढ़ता हूँ। आपके तो जैसे विद्वान व्यक्ति ऐसी बात कह रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप परिवार भी है आपका, और घर द्वार भी देखना पड़ता होगा, खाना वाना भी बनाना पड़ता होगा, लिखती भी हैं आप। सवाल ये है कि आप इतना सारा मैनेज कैसे कर लेती हैं? देखिए, हम स्त्रियों को आदत हो जाती है,
और क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने जीवन में इतना संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है कि अब वो आदत हो गई, और हम सभी स्त्रियों को आदत हो जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि परिवार के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मेरे परिवार का मुझे सहयोग भी प्राप्त है, और बस हो जाता है। टीवी नहीं देखती हूँ तो हो जाता है बस। आप लोगों की शुभकामनाओं से। हाँ, लेकिन लिखने के लिए तो एक नियमितता की जरूरत पड़ती है ना, उसके लिए तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता होगा, समय निकालना पड़ता होगा, तभी तो आप रेगुलर लिख पाती होंगी। नहीं, मैं थोड़ी सी अलग तरह से हूँ। मुझे मेरा ज्यादा लिखना तब होता है जब पूरे परिवार में सब मेरे आसपास चाय चाय कर रहे हो, चाय चाय कर रहे हो, तब मैं सबसे अच्छा लिख पाती थी। मैं मोबाइल पे अपनी टेबलेट को लिखती रहती हूँ, मैं अप डाउन करती थी, 2 घंटे आने के लगते थे, 2 घंटे जाने के लगते थे। मैं गाड़ी में अपने वो मैंने एक कहानी, क्लास रूम में लिखती रहती थी, सब बातें करते रहते थे, मैं लिखती रहती थी। तो ये मैं इस ये तरह अद्भुत, से उन्होंने बाकायदा उसी टेबल पर बैठकर फिर फाइनल करने का काम करती। ये अद्भुत अद्भुत कला है। मैंने कहानी पढ़ी थी और उस कहानी का शीर्षक था सबसे अच्छी कहानी। लेखक का नाम मुझे इस समय तत्काल याद नहीं आ रहा है। तो उसे संपादक उससे कहता है कि कोई कहानी लिख के दो, तुमने बहुत दिनों से कोई कहानी लिखी नहीं है। तो वो कहानी लिखने बैठता है तो उसके घर में ये सब डिस्टर्बेंस चलता रहता है, कोई बच्चा कूद रहा है और पत्नी चिल्ला रही है और दोस्त आ जा रहे हैं। और उस दौरान वो कहानी जो लिखता है, तो वो कहानी मतलब बहुत पसंद छप जाती है और बहुत पसंद की जाती है, और वो संपादक कहता है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कहानी है। तो मैं आपको अपने पहली कहानी के बारे में बताऊंगी तो आपको इतना ही आश्चर्य होगा। 2000 में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से रिफ्रेशर कोर्स कर रही थी। टीचिंग लाइन में रिफ्रेशर ओरिएंटेशन करना जरूरी होता है समय समय पर। तो मैं रिफ्रेशर कोर्स कर रही थी और उसका विषय था दलित। और जो प्रसिद्ध आलोचक, और देखिए प्रसिद्ध आलोचक, संपादक, लेखक रमेश उपाध्याय जी, जो अब हमारे पारिवारिक हो गए, मैं उनकी पुत्री की जगह ही हो गई हूँ एक तरह से। तो रमेश उपाध्याय जी वहां आए, और मैं बैठे बैठे मैंने एक दिन पहले ही, 2 दिन में उस कहानी को सिर्फ मैं वहीं लिखती थी जब फ्री होती थी। और जब कोई बोरिंग सा भी कोई व्याख्यान होता था तब भी, या फ्री होती थी तब में, मैंने वो सिर्फ कागज के पन्ने पर, अपनी कॉपी के पन्ने पर 4-5 पन्नों की छोटी सी कहानी लिखी। और रमेश उपाध्याय जी कथन निकालते थे, और दलित विमर्श पर ही मेरी कहानी, तो मैंने रमेश उपाध्याय जी को वो कहानी दी। तो रमेश उपाध्याय जी ने कहा कि अरे इस समय तो मैं पता नहीं और भी कहीं जाऊंगा तो मुझे डांट। और मुझे इतना भी वो नहीं था कि इसे टाइप करवाऊं या कुछ, तो कहानी थी। उन्हीं पन्नों को मैंने डाक से रमेश उपाध्याय जी को भेज दिया, और न केवल वो छपी, उसका अनुवाद छपा, उसकी तारीफ हुई। तो कई बार ऐसे हो जाता है, और कई बार आप बैठे रहें, कितना भी लिखते रहें, आप नहीं लिख पाते। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों को और जो इस समय जो दर्शक बैठे होंगे वो उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि आपने इतना समय दिया मुझे ताकि आपसे एक अच्छी बातचीत हो सकी। आपका नमस्कार। भी बहुत बहुत आभार सर, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आभारी हूँ मैं आपकी। नमस्ते।